नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के डीएससी बॉटनी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो यूनिट पहला है उसको आपने देखा होगा कि हमारे पास पहला यूनिट में आप लोगों ने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा है। नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ना केवल ये पढ़ाई के लिए बस सीमित है, बल्कि ये पेपर आपके जीवन में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम और आप सबके जीवन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे टॉपिक को पढ़ाने में मुझे मज़ा भी आता है और इस चीज़ के लिए मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूँ। समझ रहे हैं आप सब लोग। सिर्फ मैंने एक दिन और एक रात में मैंने ये सारे चीज कंटेंट को मैंने रेडी किया और कंटिन्यू लग करके, ताकि आप सभी लोग इस चीज के लिए जागरूक रहें, सीखे समझे और अच्छा से इसको आप सभी बच्चे कर लें। राइट, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट दूसरा को। अगर ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चों, तो इसको हम दो वीडियो में इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं कितना ये मिनट तक चलता है। अभी हो रहा है टाइमिंग, ठीक है, देखते हैं अभी कितना टाइम तक ये चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास होते हैं भूमि और जो फ्रेश वाटर रिसोर्स क्या है ना। भूमि और मीठे जल संसाधन क्या है। लैंड एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, क्या चीज होते हैं समझते हैं। देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जो भूमि होते हैं और मीठा जल, मतलब फ्रेश वाटर कह रहे हैं मीठा जल को, ओके, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो हमारा जीवन, हम किसी भी हाल में नहीं जी पाएंगे। अगर आपको एक दिन के लिए अगर आपको पानी ना दिया जाए ना, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बेचैनी महसूस करेंगे आप। मतलब लगेगा कि पानी जब तक, देखो एक आपको बात बता रहा हूं, एक वैल्यू का बात बता रहा हूं, थोड़ा समझना वैल्यू का बात। अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपके पास एक 25 लाख का मर्सिडीज कार है, कोई भी अच्छे से कार है, कोई भी क्वालिटी वाला, और आप उस रेगिस्तान में बहुत प्यासे हैं, तो वहां पर आपका 20 लाख रुपया का कार का वैल्यू कम होगा। आपको वहां पर, आप प्यासे हैं तो एक बॉटल पानी आपके लिए ज्यादा वैल्यू रहेगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि वाटर का, फ्रेश वाटर का हमारे और आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना, पूरा आपको अच्छे से कंटेंट मिलेगा। आप सभी लोग इनको अच्छे से समझते जाइए, फॉलो करिए चैनल को। और आपके मित्र है ना, उनको आप जलन की दृष्टि से ना शेयर करें, ऐसा मत करिए, उनको शेयर करें धूम मचा के। मैं ऐसे भी कुछ कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी बोलते हैं सर हमसे ज़्यादा नंबर पा जाएंगे तो हम वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। इससे आप प्रमाणित यह करते हैं कि आप में सहयोग की भावना नहीं है। भाई आप मेहनत करेंगे आप ज़्यादा नंबर लाएंगे, आप मेहनत करो ना, ठीक है, नंबर अच्छा आएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर कैसे ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये सब चीज़ है आप सबके लिए। देखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं जो भूमि और जो जल होते हैं हमारे और आपके सबके जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां जैसे कि कृषि, वानिकी, उद्योग, आवास, परिवहन भूमि और जल पर आधारित होते हैं। सही बात है। अगर आप कृषि लगा रहे हैं तो बिना पानी के कृषि कैसे होगा। वानिकी, आप गार्डनिंग कर रहे हैं कैसे होगा। उद्योग लगा रहे हैं, पानी के बगैर कैसे होगा। आवास कैसे आपके, जो घर बनेगा वो बिना पानी के कैसे बनेगा। परिवहन, ये सब चीजें भूमि पर, है ना, आधारित है और जल पर आधारित है, ठीक है। और देखते हैं, भूमि को संसाधन के रूप में देखें तो यह केवल सतह नहीं बल्कि मिट्टी, खनिज, जैविक उत्पादक उत्पादकता और जल धारण क्षमता का सम्मिलन है। ठीक है, अगला है हमारे पास, भूमि एक संसाधन है। जो हमारे भूमि है वो कैसे संसाधन के रूप में काम करते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें मिट्टी, स्थलाकृति, खनिज और जीव जंतु शामिल होते हैं, और जो मानव कृषि और औद्योगिक गतिविधियों का आधार बनती है। ये होते हैं हमारे पास भूमि का
संसाधन मतलब ये भूमि का परिभाषा बता रहे हैं। देखते हैं सोर्स ऑफ द वाटर। वाटर का सोर्स क्या है हमारे पास? ये वेल कुआं है, रैन है मतलब वर्षा का पानी है, रिवर है, लेक तालाब है, टेप नल है, ये सब पानी के सोर्स है। और यहाँ भी वही चीज़ देख पा रहे हैं थोड़ा सा, और मैंने इस चित्र को इंक्लूड करने की कोशिश किया है ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाए। ओके, महत्व देखते हैं। कृषि उत्पादन में पानी का विशेष महत्व है। फसल, फल, सब्जियां, भूमि सब निर्भर करता है पानी पर। वन उत्पादन, ये भी लकड़ी, रेजिन, औषधि, पौधे, ये सब हमारे पास निर्भर है। खनिज और ऊर्जा संसाधन है। मानव बस्तियां और उद्योग है। जैव विविधता का आधार है। तीसरा है भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज। जो हमारे पास भूमि है, उपयोग की प्रमुख श्रेणी क्या है? कृषि भूमि है, वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड है ना, और चारागाह भूमि है, निर्मित क्षेत्र है, और बेरेन लैंड है। ठीक है, ये रेगिस्तान चट्टाने हैं। ठीक, इसके अंतर्गत वही सब चीज आते हैं। अनु जो उपजाऊ नहीं है ना। भारत में भूमि संसाधन, जो हमारे पास भारत है वहां पर भूमि का संसाधन कैसा है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 328.7 मिलियन हेक्टर है। और भूमि उपयोग कितना हो रहा है 2019-20 के अनुसार? अनुमानित है इतना है। ठीक है, इतना हमारे पास भूमि पाए गए हैं, देख सकते हो 328.7 मिलियन हेक्टर। अब यहां पर देखते हैं कितने 2019-20 की जनगणना के अनुसार, गणना के अनुसार इसका कितना कितना परसेंटेज क्या क्या में बटा है समझते हैं। 46% कृषि में सबसे ज्यादा है, 23% वन में, और 7% चारागाह, और कुछ और भूमि भी है, अनुपयोगी भूमि है। शेष बंजर, जलाशय, निर्मित क्षेत्र होते हैं। अब मीठे जल के बारे में चर्चा करते हैं। आखिरकार फ्रेश वाटर रिसोर्सेस क्या होते हैं? परिभाषा देखते हैं। वह जल जो खारा नहीं है और जिसे पेयजल, कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे मीठा जल कहते हैं। सोर्स है नदी मतलब रिवर, रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, सब लोग जानते हो ना। झील और तालाब, लेक और पोंड के रूप में, है ना। नैनीताल और क्या है, लोकतल, चिल्का, ये सब झीलें और तालाब हैं। ठीक है, उनके उदाहरण है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, कुएं और ट्यूबवेल ये सब होते हैं। और हिम नदी, हिमनद और बर्फ, ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं ना इसको। हिमालय से गिरने वाली, निकलने वाली नदियां है। और कृत्रिम जलाशय है जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा? भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड और टिहरी, ये सब है। पानी का कुछ और सोर्स मैंने लिया है, ऊपर मैंने और बताया था, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल में डाल दिया। और है हमारे पास कृषि और जल संसाधन का परस्पर संबंध, है ना। इंटरलिंकिंग ऑफ लैंड एंड फ्रेश वाटर, कृषि में उपयोग, भूजल पुनर्भरण, ये सब चीज है। अपवाह और मृदा अपरदन, वन और भूमि प्रबंधन, वनों से भूजल संरक्षण और भूमि स्थिरता। वर्तमान समस्या क्या है? देखो आज का वर्तमान समस्या तो देखिए, मृदा अपरदन हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, डिग्रीडेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण आ रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं। देखिए तो ये चित्र आप देख करके आकलन लगा सकते हैं। ऐसा आपने कहीं पर सिटी में देखा होगा, शहर में देखा होगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये केस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है, जो मिट्टी के प्रदूषण हो रहा है उसके क्या क्या कारण है आप देख सकते हैं यहां पर। देखिए, नेचुरल रिसोर्स के कारण भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा कीटनाशक वगैरह के प्रयोग करने से, डोमेस्टिक और कुछ वेस्ट चीज़ों को फेंक देने के कारण, वार एंड इंडस्ट्रियल, है ना, इंसिडेंट के कारण होते हैं। ये सब चीज़ें अर्बनाइजेशन होते हैं, ये सब चीज़ है हमारे पास क्या प्रदूषण को जन्म देते हैं। जल संबंधित कुछ समस्या है, भूजल स्तर में गिरावट, नदी में प्रदूषण होना, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा बाढ़ आना, असमान वितरण, कुछ क्षेत्रों में अधिक
कुछ में कमी होना। अगला है हमारे पास संरक्षण, कंजर्वेशन मेजर, भूमि संरक्षण मतलब वृक्षारोपण करना चाहिए भूमि के संरक्षित करने के लिए, क्योंकि भूमि को जो कनेक्ट करके रखते हैं पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं वो बांध के रखते हैं, इसलिए वृक्षारोपण का सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। समुच्चय खेती और मृदा संरक्षण उपाय, भूमि पुनर्वास, ठीक है। और जल संरक्षण कैसे करना चाहिए, देखो वर्षा जल संचय, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण। निष्कर्ष देखते हैं थोड़ा सा। भूमि और मीठा जल मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ है, रीढ़ मतलब भूमि और बिना पानी के जीवन की कल्पना करना बच्चों, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। भूमि कृषि आवास और उद्योग का आधार है। जल सभी जैविक क्रियाओं और इकोसिस्टम बैलेंस के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए हमें भूमि और जल संसाधन का सतत और वैज्ञानिक प्रबंध करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन सुरक्षित रहें। अगला है हमारे पास सेकंड टॉपिक है, देखते हैं। दो टॉपिक निपटा देते हैं फिर और देखते हैं कितना टाइम में ये कवर हो पाता है। अभी तो 10 मिनट हुआ है, 10-12 मिनट। देखते हैं सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन अर्थात मृदा अपरदन क्या होते हैं समझते हैं, मरुस्थलीकरण क्या होते हैं समझते हैं। देखो परिभाषा है, मृदा अपरदन वह प्रक्रिया होते हैं जिसमें मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत पानी हवा मानव गतिविधियों के कारण हट जाती है। ठीक है, देखो एक बार फिर पढ़ता हूं। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया होते हैं जिसमें मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत पानी हवा और मानव गतिविधि के कारण हट जाती है, तो यह है मानव अपरदन। मानव अपरदन मतलब समझ में है, जो उपजाऊ सतह है भूमि है वो हमारे पास पानी हवा या मनुष्य के कुछ एक्टिविटी का कारण वो वहां से हट जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास मृदा अपरदन। दूसरे शब्दों में, जब मिट्टी की उर्वरता घटती है और भूमि की उर्वरा स्तर खो जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है और भूमि की ऊपरी स्तर खो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। टाइप ऑफ द सॉइल इरेशन, जल प्रदूषण सॉरी जल द्वारा मृदा का अपरदन होता है, जैसे कि वर्षा, नदी का बाढ़, नदियों बाढ़ के कारण देखें मिट्टी एक जगह के बह के दूसरे जगह चले जाते हैं। अब ये तीव्र गति से जब प्रवाह होते हैं तो ठीक है। अगर आपके आसपास में नदी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपका नदी के नाम बताना और कितना बड़ा नदी है ये मुझे आप बताना जरूर। ओके, उदाहरण है रगड़ और एक है खड़। ये नदी तट अपरदन, वाह सही बात है, रगड़ के चले जाता है। खड़ कह रहा है, खड़ मतलब खंडित होके चला जा रहा है। हवा द्वारा मृदा अपरदन, विंड इरेशन, रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्रों में होता है हवा के द्वारा। देखो हवा मतलब धूल को पूरी तरह से बहा के ले जाता है, कहीं न कहीं भूमि का भाग हवा के माध्यम से दूसरे ओर चले जाते हैं। धूल भरी आंधी, रेगिस्तान में भूमि क्षरण, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मानव गतिविधियों से मृदा अपरदन कैसे होते हैं, जंगलों की कटाई कर दे रहे हैं लोग, अत्यधिक पशुपालन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ये कारण अब इससे देखें। जंगलों की कटाई और वनस्पति का अभाव होना, अत्यधिक कृषि और चराई, ये सब कारण है इसके। नदियों और झीलों का असंतुलित उपयोग, शहरीकरण और निर्माण कार्य, ये सब है। इनका रिजल्ट क्या, इफेक्ट क्या होता है, परिणाम क्या पड़ता है देखते हैं। कृषि भूमि की उर्वरता में कमी होना, जलाशयों में तलछट जमा हो जाना, बाढ़ की जोखिम बढ़ना, इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाना, इनको कहते हैं अनबैलेंस होना, बैलेंस नहीं होता है। नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर, इसके कैसे हम लोग कंट्रोल करें। वृक्षारोपण और वन संरक्षण करना चाहिए, समुच्चय खेती करना चाहिए, कूड़ा और अवशेष का सही प्रबंधन होना चाहिए, बांध तालाब और जलाशय का निर्माण होना चाहिए, बंजर भूमि पुनर्वास होना चाहिए। अगला है मरुस्थलीकरण, समझते हैं क्या चीज होते हैं मरुस्थलीकरण। एक काम करते हैं बच्चों, इसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, चलेगा क्या।
ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कितना है इसमें। कम से कम 40 पेज तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, है ना। 40 पेज तो, 40 पेज से तो कम नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा एक वीडियो में, और डेटा भी तो होना चाहिए ना मोबाइल में, तो ये सब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर दें कि दो वीडियो में। कितना मिनट हो गया? ये आपका 20 मिनट होने वाला है। निपटा दें क्या? हाँ, निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। हाँ, मरुस्थलीकरण। चलिए निपटा देते हैं, ठीक है। एक एक वीडियो में खत्म भाई, सीधा। ठीक है, 40 मिनट का भले वीडियो है, नेटवर्क नहीं है तो आप छत में चढ़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। परिभाषा क्या है? मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि, थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ समझना आप लोग ना, भूमि रेगिस्तानों परिस्थितियों में बदल जाती है या भूमि की उत्पादकता अत्यधिक घट जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि रेगिस्तान परिस्थितियों में बदल जाती है या भूमि की उत्पादकता अत्यधिक घट जाती है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, जब भूमि शुष्क और बंजर हो जाते हैं और खेती योग्य नहीं रहते, तो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। कारण है, इसका केस है क्या है देखते हैं। प्राकृतिक कारण है, नेचुरल केस है, कम वर्षा, लो रेनफॉल, उच्च तापमान, शुष्क जलवायु। मानव कल्याण भी इसके कारण है, मानव कारण है, मानव भी कारण है, बिल्कुल कारण है मरुस्थलीकरण करने का। अत्यधिक कृषि और चराई करना, जंगलों की कटाई, जल संसाधन का दुरुपयोग करना, भूमि का असंतुलन उपयोग। भारत में मरुस्थलीकरण है ना, देखते हैं मरुस्थलीकरण क्या है। भारत की कुल भूमि का लगभग 29% भाग भूमि मरुस्थलीकरण ही समस्या से प्रभावित है। प्रभाव क्या है? कृषि उत्पादक में कमी होना। और अगर आपको बड़ा आंसर मिले दोस्तों तो थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, हेडिंग मिल गया तो फिर लिखने में क्या है, ये तो पर्यावरण जैसा लग रहा होगा सबको। भूजल स्तर घटना, वनों और जीव विविधता, जैव विविधता का नुकसान होना, समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ऐसे पड़ रहे हैं, है ना। नियंत्रण उपाय, कंट्रोल मेजर, है ना, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? वृक्षारोपण और हरित पट्टी, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय, चराई और कृषि पर नियंत्रण, मृदा संरक्षण तकनीक और सूखा प्रतिरोधी प्रतिरोधी फसल का चयन करना चाहिए। अब ये दोनों में अंतर देख सकते हैं हम लोग, मरुस्थलीकरण और अपर्दन में। ये तो अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा वीडियो को देख सकते हैं, रोक सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकालें? मृदा अपर्दन और मरुस्थलीकरण प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। इसके नियंत्रण के लिए सतत भूमि प्रबंधन, जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी अनिवार्य है। भारत में वन संरक्षण, समुच्चय खेती और वर्षा जल संचय के उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा निष्कर्ष कुछ निकला है। अगला है मृदा संरक्षण है और प्रबंधन, मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। मृदा पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है मृदा, ठीक है, जो अगर इनका डिग्रेडेशन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, तो वह प्रक्रिया होते हैं जिसमें मृदा की उत्पादकता और गुणवत्ता घट जाती है, जिससे कृषि और इकोसिस्टम प्रभावित होते हैं। नो डाउट प्रभावित तो होना ही होना है। मृदा क्षरण की परिभाषा क्या है देखते हैं। मृदा क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उपजाऊ क्षमता, पोषक तत्व, जल धारण क्षमता और संरचना का ह्रास होता है, तो उसे हम लोग मृदा क्षरण कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? जब भूमि उर्वरता खो देती है और खेती या प्राकृतिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, तो हमारे पास होता है बच्चों, क्या होते हैं? भूमि का, मृदा का क्षरण होता है। ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डायग्राम लगाया हुआ है जहां पर ये अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, उर्वरक शक्ति खत्म हो गया है। मृदा क्षरण के कारण क्या है? प्राकृतिक कारण हो सकता है, देख सकते हैं, जल, हवा, भूस्खलन, ठीक है। अब अगला है मानवजन्य कल्याण। ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं सिलेबस को एक पेज फोटोकॉपी करा लेना। और देखते हैं, अत्यधिक कृषि का कारण भी होता है, अत्यधिक चराई के कारण भी होता है, वन कटाई के कारण होता है। हेडिंग हेडिंग को आप पढ़ लेंगे। शहरीकरण से देखो, पेड़ पौधे काट रहे हैं और शहर की ओर लोग
शहर को क्या कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं लोग। मृदा क्षरण के प्रकार, मृदा अपरदन, मृदा अम्लीय, मृदा नमकीन हो रहे हैं, वाह, साल्टी हो रहे हैं, सालिनाइजेशन है ना ये। जैविक सामग्री की कमी हो रही है, मृदा संरचना का क्षरण हो रहा है। मृदा क्षरण के प्रभाव, ये कृषि पर प्रभाव डालेगा, फसल की गुणवत्ता पर प्रभाव डालेगा, भूजल स्तर में गिरावट आएगी, इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक भी आपको नुकसान होगा। मृदा प्रबंधन और संरक्षण उपाय, ये भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई टॉपिक मत छोड़ो, एकदम इजी है, मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। देखते हैं भूमि उपयोग प्रबंधन, लैंड यूज मैनेजमेंट। समुच्चय खेती करना चाहिए, ढाल पर समतल फसल होना चाहिए और पद्धतिगत खेती होना चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग होना चाहिए, चराई नियंत्रण होना चाहिए, जल संरक्षण भी है। ये सब हेडिंग को आप सभी लोग देख के पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन आप लोग को नहीं हो रहा होगा। कम से कम भाई आप सभी लोगों को कंटेंट तो मिल गया, फिर क्या प्रॉब्लम है। भारत में मृदा अपरदन, ये सब चीज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण योजना, ये हमारे भारत देश में टीम बनाए गए हैं मैनेजमेंट की ओर से, ठीक है, जिससे संतुलित कर सके चीजों को। अब ये देख सकते हैं परिभाषा क्या है, भूमि की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता का ह्रास होना, ये हमारा है ना। मृदा क्षय का परिभाषा है, मुख्य कारण देख सकते हैं, प्रभाव तो पड़ेगा ना सब चीज पर प्रभाव, नियंत्रण आप कैसे कर सकते हो इस तरीके से। अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संसाधन उपयोग, अतिदोहन और वनों की कटाई, यूज एंड ओवर एक्सप्लोटेशन, है ना। क्या चीज होते हैं समझते हैं। वन क्या है, पहले वन के बारे में समझते हैं। देखो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन परेशान मत होइए, ठीक है। 35-40 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लोग तो 2-2 घंटा का वीडियो पढ़ते हैं, आप पढ़ने वाले होंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। देखते हैं, वन जो फॉरेस्ट होते हैं प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो जैविक विविधता, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण और मानव जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। वन संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण मानव समाज के लिए अनिवार्य होते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है, लकड़ी और ईंधन के रूप में, औषधि बनाने में, औषधि पौधे हैं, वन्य जीव और जैविक विविधता, आर्थिक अर्थव्यवस्था और उद्योग, बताओ कागज, रेजिन, गोंद, रबर, ये सब चीज से कितना पैसा भी हमको देते हैं ना एक समाज को। ये सब चीज पर्यावरण से, पर्यावरण संतुलन बना रहता है, आप सब लोग देख पा रहे हैं, एकदम पर्यावरण लग रहा होगा। पेपर तो अच्छा है भाई। वन संसाधनों का अतिदोहन, ये भी आपका टॉपिक है, पढ़ लेंगे सभी लोग। वन संसाधनों का वह दोहन जो उनकी पुनः पूर्ति दर से अधिक हो और जिससे वन क्षेत्र घटने लगे, तो ये होते हैं हमारे पास वन संसाधनों का अतिदोहन का परिभाषा। अब है हमारे पास कारण क्या है, अवैध कटाई है, ईंधन और लकड़ी की बढ़ती मांग है, कृषि भूमि और आवास के लिए वन कटाई है, उद्योगों के लिए कच्चा माल है, वनों की अति चराई है, प्रभाव देख सकते हैं, वन क्षेत्र में कमी और जैव विविधता का ह्रास है, मिट्टी अपरदन और भूक्षरण है ना। ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव है। वनों की कटाई से क्या परिभाषा दे सकते हैं, वनों की कटाई आखिरकार होता क्या है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट से डिफोरेस्टेशन हो गया है, देख रहे हो। परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। कटाई वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र के वनों को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है और भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये होता है कटाई। कारण है, देख सकते हैं इसके कारण है, ये सब चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ही आप कारण लिख सकते हैं, है ना। सड़क का निर्माण के लिए, प्राकृतिक आपदा, आग तूफान के कारण हो सकता है ना, और कृषि विस्तार से, ये सब चीज इसके वजह है, कारण है। प्रभाव क्या डालेगा, तो फिर सभी लोग को देखो हर बार वही मिल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, मतलब जलवायु परिवर्तित हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा, अर्थात गर्मी का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव है। जैव विविधता में कमी होगा, मिट्टी क्षरण और मरुस्थलीकरण है, बाढ़ और सूखों की घटनाओं में वृद्धि है, इकोसिस्टम का असंतुलन हो जाएगा। अब वन संरक्षण और प्रबंधन क्या है, देखते हैं। वन आरक्षण क्या है, सरकारी संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान है,
वन पुनर्नवीनीकरण है, ठीक है। नई वनस्पति लगाना, सामुदायिक भवन है, ओ सॉरी, सामुदायिक वन लगाना चाहिए। सतत कटाई नीति पर रोक लगाना चाहिए, है ना। इसके लिए बनाए गए हैं, ये इसके प्रबंधक है ना, ये नियम बनाए गए हैं। कानूनी उपयोग, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता, जागरूकता तो बहुत जरूरी है। भारत में स्थिति, क्या स्थिति है अभी के टाइम में, ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक। और देखते हैं, इसका कुछ सारांश है, देख सकते हैं। परिभाषा, ये परिभाषा हो गया। उसी को जो ऊपर हमने बताया, उपयोग किस किस में करते हैं, क्या क्या चीज में, अतिदोहन क्या हो रहा है, वन की कटाई, प्रभाव, संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगला है हमारे पास टॉपिक है जल संसाधन। बहुत सारे टॉपिक का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, इस तरह से करना भी जरूरी है। इतना छोटा छोटा टॉपिक मैं पढ़ाते रहूंगा 5-5 मिनट के वीडियो में ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, सच्ची बता रहा हूं मैं ना। पढ़ने वाले बच्चे होंगे नो डाउट पढ़ेंगे, एक दिन में नहीं 2 दिन में पढ़ेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। अगला है टॉपिक हमारे पास, यूज इन द ओवरफ्लूटिजेशन ऑफ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। ओवर यूटिलाइजेशन ना, जल, जल जीवन का आधार है और यह प्राकृतिक संसाधन, सतत जीवन, कृषि, उद्योग, ये सब में हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जल संसाधन का वर्गीकरण, सतही जल, भूजल, मतलब भूमि के अंदर का जल ना, और इसका उपयोग क्या क्या में करते हैं जल का, देख सकते हैं यहाँ पर। इजी है ना, एकदम इजी है। इजी है इसीलिए तो मैं 4-5 एक यूनिट को, संभव है क्या मैं एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना इजी है ना कि आप एक बार वीडियो को देख करके नोट डाउन करके आप पढ़ लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर, देखते हैं। सतही जल का अत्यधिक दोहन, बड़ी मात्रा में सिंचाई और औद्योगिक जल के लिए नदियों और जलाशयों का प्रयोग है। जलाशयों और बांधों का निर्माण प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है। परिणाम, नदियों का सूखना, इकोसिस्टम पर दबाव, मछली और जल जैव विविधता में कमी, ये सब है। भूजल देखते हैं, ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कृषि उद्योग पेयजल के लिए अत्यधिक ट्यूबवेल और पंपिंग कर रहे हैं। जल स्तर में तेजी से घटना, परिणाम क्या निकला, कुआं का सूखना, जल की गुणवत्ता खराब होना, ये सब है। कारण है देखते हैं, कृषि के उद्देश्य से, बढ़ती जनसंख्या के कारण, उद्योग के कारण, वर्षा जल संचय का अभाव है, ये सब इसके कारण है। प्रभाव ये सब पड़ने वाले हैं, देख सकते हैं। जल संकट ये दुनिया भर का। जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सतही जल का संरक्षण, बांध, जलाशय और नहर का निर्माण, नदी पुनरुद्धार और तालाबों का संरक्षण, वर्षा जल संलयन, संचयन है ना, जल प्रदूषण रोकना, भूजल का संरक्षण कैसे करें, ये देख सकते हैं। संतुलित उपयोग करें, वर्षा जल को संचित करें, वन और हरियाली बढ़ाना चाहिए, सब कारण। निष्कर्ष क्या है हमारा, जल संसाधन मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। अत्यधिक दोहन और असंतुलित उपयोग से जल संकट और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। सतत विकास के लिए सतही जल और भूजल का संरक्षण, वर्षा जल संचय, जल संवर्धन और जल नीति का पालन आवश्यक होना चाहिए। अभी एक टॉपिक और है भाई, ठीक है। ताजे पानी क्या है और समुद्री और संगम, फ्रेश मेरीन और स्टेरीन इकोसिस्टम क्या होते हैं, ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। इकोसिस्टम वह पर्यावरणीय इकाई जिसमें जीव और निर्जीव घटक आपस में जुड़कर संतुलित जीवन प्रणाली बनाते हैं, मतलब सिस्टम बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इकोसिस्टम कहते हैं। जहां सजीव और निर्जीव दोनों जीव रहते हैं, दोनों चीज रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, जो एक दूसरे से सभी जुड़े रहते हैं। ताजे पानी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। और मीरन इकोसिस्टम, समुद्री इकोसिस्टम, ठीक। अब एक ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र, इसका परिभाषा क्या है, देखते हैं। ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र वह जल पारिस्थितिकी है जिसमें पानी का लवणता कम होता है 1% और यह मुख्य रूप से नदी, झील, तालाब और जलाशयों में पाया जाता है। इसके प्रकार है अलग अलग, ये प्रकार आप सभी लोग देख पाएंगे। जीव जंतु और महत्व क्या है, पानी, पीने का पानी, ये इंपॉर्टेंस है।
सिंचाई के लिए है, जल जंतु के लिए है, पारिस्थितिक संतुलन है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मेरीन इकोसिस्टम, परिभाषा है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र वह जल पारिस्थितिक होता है जो समुद्र और महासागरों में पाया जाता है और इसमें लवण अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो उसे हम लोग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसका क्षेत्र पढ़ सकते हैं जीव जंतु पर, ये क्या, कौन कौन से जीव जंतु उस पर रहते हैं, इसके महत्व है, सब लोग समझ सकते हैं। और ये लास्ट है संगम, है ना। तो ये समुद्र है, संगम है, और क्या चीज होते हैं, संगम पारिस्थितिक तंत्र। संगम पारिस्थितिक तंत्र, ये वर्ड बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, संगम सरल है ना। तंत्र वह होते हैं जहां ताजे पानी की नदियां समुद्र जल से मिलती है और लवणता माध्यम होती है, उसे हम कहते हैं संगम। संगम जहां पर मिल रहे हैं सभी पानी। उदाहरण देख सकते हैं, ये सब भारत में पाए जाते हैं, जीव जंतु, पौधे, समुद्री घास, ये सब महत्व देख सकते हैं। निष्कर्ष आप सभी लोग पढ़ लेंगे, जब इतना आप समझ गए तो सभी लोग पढ़ लेंगे, है ना। वीटलैंड, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। लास्ट बोलते बोलते सर आप कितना सारा पढ़ा दिए बोल रहे होंगे, नहीं ठीक है, क्या करें, यही लास्ट है थोड़ा से, हाँ ठीक है, 2 पेज और है, समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर। और वेटलैंड वह भूमि है जो स्थानीय या अस्थायी रूप से जल में ढकी होती है। यह जैविक विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। जल, पक्षी, मछली, जलीय पौधों और कीटों का प्राकृतिक आवास है। सब लोग समझ रहे होंगे। हमारे पास अगला टॉपिक है इसी का, आर्द्र भूमि की परिभाषा क्या है। वेटलैंड वह भूमि या क्षेत्र है जिसमें जल स्थायी या अस्थायी रूप से उपलब्ध होती है और जो विशिष्ट जल जीव और पौधे का आवास प्रदान करता है। ये 2 प्रकार के हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और एक तो होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक। इसका महत्व क्या है, वेटलैंड के देख सकते हैं, ये इसके महत्व है। आप लोग एक नज़र आप डालेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। जब तक आप युद्ध के मैदान में आप लोग नहीं खड़े होंगे आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो सबसे पहले बनता है कि युद्ध के मैदान में आप सभी लोग थोड़ा फिर लड़ें। आर्द्र भूमि के खतरे क्या है, असंतुलित भूमि उपयोग, प्रदूषण, अत्यधिक जल की निकासी होना, वन कटाई और आवासीय विकास, पर्यावरणीय बदलाव। मैंने सारे एग्जाम्पल को कलेक्ट किया है बहुत अच्छे से। वेटलैंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन इनका जरूरी है ना। प्रोटेक्टेड एरियास होना चाहिए आपका, नेशनल पार्क वगैरह बनाना चाहिए, रामसर, सीतेश, है ना, और नेशनल पार्क, ये सब संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो ठीक है, ये है। और कंटिन्यूस उपयोग, फिर वही आ गया सस्टेनेबल यूजेस। कुछ नियम बनाए गए हैं, नीति और कानून बनाए गए हैं जिसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, लंबा वीडियो थोड़ा से हुआ लेकिन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर दिखाई देगा आपको, बायोलॉजिकल रिसोर्स के ऊपर हम लोग स्पेशली बात करेंगे बच्चों। काफ़ी समय हो चुका है, आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है और लैंड है, जो भूमि है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो को दिखाने की कोशिश करूंगा। हर पेज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा से इसको छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो, दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है, इतना में आराम से। ठीक, फिर अगला पेज, नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज है। छोटा दिख रहा होगा ना, इसमें तो लैपटॉप में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, कंटेंट तो अच्छा है, नो डाउट। हम तो अपने जीवन में इस तरह से कंटेंट जुटा ही नहीं पाए, कोई ऐसे जुटा के देते नहीं थे ना। ठीक है, हम जिस तरह से आपका चिंता कर रहे हैं ना, वैसे चिंता करने वाले टीचर बहुत कम मिलते हैं फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, आप सब लोग समझ रहे हो, अपने मित्र हो सभी लोग, भाईचारे की भावना होना चाहिए। चमका के नहीं पढ़ाएंगे हम, हाँ जहाँ डांटने की जरूरत पड़ती है डांटते हैं, अलग बात है, लेकिन प्यार भी तो करते हैं सभी को, है ना। ये भी तो बात है भाई। ये देखो, बस थोड़ा से और है, थोड़ा से और ले लीजिए, है ना।
ये पेज नंबर दिख रहा है। हाँ, ये ले लीजिए। ओके, ये भी है, ये भी है। फटाफट ले लेंगे और तुरंत इसको लिखते भी जाएंगे। गड़बड़ मत करना। कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, 6 दिन बाद लिखेंगे, ऐसा मत करना। इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सब लोग को। डांट पड़ती ना मेरे से। गुस्सा मत होना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर आएगा, यूनिट आएगा, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस क्या होते हैं। धूम मचा देंगे। बायोडिवर्सिटी क्या होते हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले और चैप्टर यूनिट को देखेंगे, समझेंगे। मज़ेदार है हमारे पास ये कंटेंट। अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट बनता है, कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ताकि इस तरह से वीडियो आप सभी लोगों को मिल सके। और चैनल में आप जुड़ ही गए होंगे दोस्तों। और यूट्यूब हमारे परिवार के माध्यम से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जिस पर छत्तीसगढ़ के कम से कम 50-60 कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिस पर सारे मैसेज हम करते हैं। तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 8818867195। ये नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सएप में। और आप बोलिएगा मैं इस जगह से हूँ सर, अपना कॉलेज का नाम, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बता देंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।